हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर सिक्स सिक्स नंबर है। आज हम क्रिमिनल जस्टिस पे बात करेंगे और ये एनसीईआरटी की 8th क्लास की सीरीज़ है जो कि यूपीएससी के बिगनर्स और स्टेट पीसीएस जो भी देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिगनर्स के लिए बिकॉज कि हर टॉपर्स उसके साथ साथ सब भी जो है इसे प्रेफर करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो बेसिक्स एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस मैं बता दूँ तो इसका बेसिक्स आपका क्लियर कर देती है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आपका क्लियर कर देती है। उसके साथ साथ मैं जो है बात करूँ तो जैसे कि स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको इजीली समझ में आती है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट बिल्ड कर देती है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं तो आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करती है। उसके साथ भी आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं यानी कि प्रीलिम्स में, उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एनसीईआरटी बात करते हैं चैप्टर्स पे। और इसमें बताऊं तो मैंने इसमें कई चैप्टर्स कवर किए हैं, जैसे कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है, उसके अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को कवर कर लिया है, व्हाई डू वी नीड यानी पार्लियामेंट को कवर कर लिया है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग लॉज को कवर किया है, जजिशरी को भी कवर कर लिया है। अब इसके बाद आज मैं क्रिमिनल जस्टिस पे बात करूंगी, और जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जा करके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल लॉज में हम बात करते हैं क्या क्या है, कैसे है, उस उन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी क्रिमिनल जो जस्टिस है उसका कैसे सिस्टम है, कैसे सभी को न्याय मिलता है, कैसे जजमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, कैसे प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि यानी फर्स्ट टाइम कोई भी वो होता है, केस होता है, तो हम सबसे पहले एफआईआर करते हैं, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है, लेकर जाती है, और सारा प्रोसेस आपने जैसे जनरली रियल लाइफ में भी देखा होगा, रियल लाइफ में ना देखा हो तो आपने मूवीज़ में तो ज़रूर ही देखा होगा कि उसमें कैसे जो है पुलिस आपको अरेस्ट करके मीन्स उसको लेकर जाती, मेन अक्यूज को, कैसे पूरा उसको डिसीजन देती, सारी सब कुछ पूरा प्रोसीजर जैसे आपने देखा वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो उसमें कैसे कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है वो सारी चीज़ें प्रूफ भी की जाती हैं। तो यानी कि उसमें हम बात करें कि रोल ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें यानी कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें जो जजमेंट दिया जाता है उसमें कई लोगों का रोल होता है, वो सब सारी चीज़ें बात करेंगे। और अगर हम थोड़ा सा इस फोटो में नज़र डालें तो जैसे कि ये सारे प्रोसीजर आपने देखा, ये मूवीज़ में आपने रियल में देखा होगा कि एक पर्सन होता है वो ऐसे उसके उसमें खड़ा होता है, क्या कहते हैं उसके कटेज कुछ ऐसा कहते हैं, डोंट नो अबाउट दिस, कुछ ऐसा कहते हैं कटघरा, हिंदी में तो कटघरा ही कहते हैं। तो उसमें जाकर के एक पर्सन जो खड़ा होता है और वो अक्यूज, एक तरफ अक्यूज होता है, दूसरी टाइम साइड भी सेम इसी तरीके से होता है। उसमें एक जो है एविडेंस यानी जो भी सबूत देने वाला होता है, गवाह होता है, वो खड़ा होता है। उसके बाद वकील होते हैं, वो पूछते हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें आप रियल उसमें देख करके फील कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें ये कह रहे हैं आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, यानी कि ये वकील है, ये कह रहे हैं कि मैंने अपील किया है, ये गिल्टी नहीं है, और हमने इस पर क्लेम किया है कि ट्रायल किया जाए, यानी ट्राई किया जाए सही है कि नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि इस स्टोरी में आप एक इसमें स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। तो इसका कि ये तो 8th क्लास के बच्चे के लिए है, लेकिन आप भी देख करके समझ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता नहीं कि हम क्लास में जैसे आगे बढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। तो आपने मिनिमम तो आपने ग्रेजुएशन कर ही लिया होगा, नहीं तो ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में ही होंगे। तो इस स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रही है, यानी कि जिसमें एक वीमेन है, ये कुछ नाम है इनका, मिसेस सिंधे। तो ये अपना ड्रॉर में अपना चैन ढूंढती रहती है, गोल्ड की चैन है। तो ये आकर के अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने मेरी गोल्ड की चैन देखी है? तो ये कहते हैं नहीं, मुझे तो नहीं मिली। तो इसके बाद ये अपनी जो मेड होती है, मेड जिनके हाउस वो होती है वर्कर, तो डोमेस्टिक वर्कर, उनसे कहते हैं कि आपने जो है मेरी चैन तो चुराई नहीं, अगर चुराई है तो मेरी चैन दे दो, नहीं तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी। तो उसके बाद होता क्या है, तो ये कहती है नहीं मैंने तो नहीं चुराई है, मैं तो इनोसेंट हूँ। उसके बाद जो है इनके पास एक वो मिलता है कोई इनवलप जिसमें 10,000 रुपीज़ होते हैं, जैसे कि लिखा भी है। तो आप स्टोरी पढ़ करके थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मैं स्टोरी के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगी। तो उसमें एक एनवलप होता है जिसमें 10,000 रुपीज़ होते हैं, शांति इनका नाम होता है, जिनकी हाउस वर्कर होती हैं।
तो उनके पास ये 10,000 रुपीज़ मिलता है। तो इनसे कहते हैं कि ये 10,000 रुपीज़ तुम्हें कहाँ से मिले? तो ये कहती हैं कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, मेरी सेविंग्स है, यानी मैंने जो इतने दिन में कमाई की है आपके यहाँ, अगर मैं हाउस वर्कर हूँ तो आप मुझे मंथली जो भी सैलरी देते हैं मैंने उससे सेविंग करके बचाए हैं, ये मेरे पैसे हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं नहीं, मैं पुलिस में केस कर दूंगा। ये जाते हैं, क्या कहते हैं कि मैं FIR करने आया हूँ और मेरी जो वाइफ की चेन खो गई है, जो कि मेरी मेड शांति ने चुराई है, यानी चेन या नेकलेस कहा गया, ये गोल्डन चेन है उसमें प्रॉपर। तो इस तरीके से FIR कराते हैं। अगर FIR पे बात करें तो FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी हम कोई भी होता है, कुछ गड़बड़ होती है, हमें लगता है तो हम फर्स्ट जा करके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, तो यानी कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही है, यानी कि पुलिस को देते हैं। तो उस पर बात करें तो वहाँ जा करके पुलिस को तो FIR लिखवाई जाती है, यानी पुलिस वहाँ जाने के बाद एक रजिस्टर में पूरा प्रॉपर स्टोरीज लिखता है क्या कैसे हुआ, तो जितना बताते हैं कि मैं, ये नाम मेरा है, मेरी वाइफ की चैन ऐसा है, ये सारी चीज़ें मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा ऐसा मुझे शक है। तो उसके बाद तो पुलिस जो है सिंधे को यानी सिंधे से बात करता है। उसके बाद यहाँ बात करें तो लेट मी सील, यानी कि वो शांति देवी को बुलाता है, उसकी जो एनवलप है उसे ले लेता है। तो शांति देवी कहती मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, सॉरी वो जो चेन है वो नहीं चुराई, ये पैसे मेरे वापस कर दो। उसके बाद सुशील यानी जो है शांति का भाई, यानी पुलिस को जो है शांति को जेल में बंद कर लिया जाता है। तो शांति का भाई जो सुशील है वो आता है, वो तो कहता है कि जो है मेरी बहन को किस उसमें बंद किया, तो बताते हैं कि उन्होंने पैसे चुराए हैं, ये सारी चीज़ें, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये कहते हैं मुझे छोड़, यानी कि मेरी बहन को छोड़ दो, मुझे बंद कर लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि बेसिकली आपने देखा ही होगा कि हर भाई अपने बहन के थोड़ा सा सपोर्ट करता है। तो उसके बाद तो ये इनको पुलिस, यानी कि उनको बेल नहीं मिलती है, उनके जो है प्रॉपर इन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर जब वो जेल में डाल दिया जाता है तो पुलिस यानी सुशील को मारती है और कहती है तुम लोगों ने, तुम्हारी सिस्टर ने पैसे यानी चुराए हैं, ये सारे तुम्हारा डोमेस्टिक गैंग है, एक तरीके से गैंग, यानी कि जो वर्कर्स, आपने बेसिकली देखा होगा कि जो वर्कर्स घर में वर्क करते हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा आरोप लगता है कि उन्होंने चोरी किया घर में, यानी कुछ गायब हो जाता है, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर शक किया जाता है। तो एक तरीके से उनको गैंग में साबित कर दिया जाता है कि तुम्हारी जो है बहन ने ज्वेलरी चुराई, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो ये सारे इसमें अक्यूज यानी इसको बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से सारी स्टोरीज ये हैं। अब चार्जशीट पे बात कर लेते थे। ये कहती है मुझे चार्जशीट दे दो। तो चार्जशीट में होता क्या है, चार्जशीट यानी कि पुलिस जब FIR लिखता है, थोड़ा सा बात जांच वाँच करता है, तो उसके बाद एक चार्जशीट तैयार करता है जिसमें बताता है कि ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं सही हैं। तो वो सारी चीज़ें लिख करके देता है, जो कि कोर्ट में जाते हैं तो फैसला होता है। तो वही चार्जशीट यानी जो कोर्ट में दी जाती है, यानी मजिस्ट्रेट को दी जाती है। तो वहाँ की बातें हुई। अब आगे हम थोड़ा सा बात कर ले। तो ये जो है जब कोर्ट में जाती है बात, तो ये एक एडवोकेट कमला है, यानी कि जब वकील होता है ना, या हमने जब कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर हम किसी वकील के थ्रू ही यहाँ यानी कोर्ट में पेश करते हैं, अपने अपील करते हैं, हम तो डायरेक्ट जाते नहीं हैं। तो ये कमला से बात करती हैं। तो कमला कहती हैं हेयर आर माई केस पेपर, यानी जो केस पेपर है ये मेरे फाल्स यानी गलत है, मैंने चोरी नहीं की है जो है। उसके बाद तो ये कहती हैं, यानी उनके भाई कहते हैं दे आर फाउंड 10,000 रुपीज़ शांतिस, यानी ट्रंक, यानी कि हुआ क्या है, ये सारी चीज़ें गलत है, मेरी बहन के एनवलप में 10,000 रुपीज़ मिले जो कि उनको चोरी लगी, जो कि मैंने चोरी नहीं की थी। तो सारी चीज़ें बेसिकली सभी सपोर्ट में बोलते हैं, तो सारी होता है। फिर आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, यानी कि ये जो यहाँ कमला है, ये शांति को कहती है कि हमने चोरी नहीं की है, हम गिल्टी नहीं है, हम आप जो है मैं ट्रायल के लिए एक दावा करती हूँ ना। बेसिकली हमारा आर्टिकल 32 में है कि हम अपना प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे बताना तो ज़रूरी है ना कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे हम बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ही प्रेजेंट मिसेस एंड मिस्टर सिंधे एज अ की विटनेस, यानी जो ये सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, फिर वो सारी चीज़ें नहीं, आपने लंबा केस देखा होगा, ये सारी चीज़ें खींची जाती हैं, यानी लंबा टाइम लगता है किसी भी केस को सॉल्व होने में। जैसे कि इसमें कहते हैं सो टेल मी मिसेस सिंधे, यानी जो वकील होता है सिंधे का, वो कहते हैं कि हाउ डिड द गोल्ड चैन गो मिसिंग, आपकी चैन कैसे मिस हुई। तो ये बताती हैं कि मैंने ड्रॉर में रखा था और वो वहाँ से गायब हो गई, मेरी जो मेड शांति है उसने चुराया और उसके बाद उसने चैन को बेच करके वहाँ से 10,000 रुपये लिए, और जो कि उसके एनवलप में मुझे मिले। ये प्रॉपर ये बताते हैं सिंधे।
तो नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामाइन एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस सिंधे, यानी कि जो कमला होती हैं जो कि शांति की तरफ से एडवोकेट होती हैं, वो जो है वो भी पूरा मतलब जांच पड़ताल करती है, वो भी सारी चीज़ें पूछती हैं। तो कहती हैं व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चैन, यानी आपने जब देखा नहीं शांति ने चैन चुराया, नॉट डिड यू रिकवर द चैन एंड शांति आल्सो, यानी कि तुम्हें ना आपने देखा शांति ने चैन चुराया ना शांति के पास से आपको चैन मिली। आल्सो इन द 3 years दैट सी हैज़ वर्कड फॉर यू, यानी कि पहले से वो आपके यहाँ 3 साल से काम कर रही है। नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस, यानी उसने कभी भी आपके घर में चोरी नहीं की। यू आर द रेगुलरली पेइंग हर 1,000 एज अ सैलरी ईच मंथ, यानी आप उसे जो ईयरली आप यानी मंथली आप उसे 1,000 रुपीज़ देती हैं, शायद वही पैसे हों। तो ये सारी बातें होती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू आर फाउंड, यानी कि फिर ये बहुत सारी पूछताछ होता है। फिर प्रॉपर होता है कि इनकी बहन को पूरा यानी उनको बेल नहीं मिल पाती है, उनको चार्ज जो है, और उसके बाद उनका यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन होता है, उनको बेल नहीं मिल पाती। होता क्या है बेसिकली अगर कोई प्रॉपर पहली बात तो अगर कोई भी आपने देखा है मैक्सिमम चीज़ें हो जाती कहीं कहीं अगर हम पुअर होते हैं तो वहाँ पर हम रिसोर्सेज के उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, लोग हमको प्रेस कर लेते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो फ्रॉम द अबव इंसिडेंट्स यू कैन सी दैट द योर 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर एंड द जजेस, यानी कि इस स्टोरीज में आपने 3 टर्म्स देखे हैं, यानी पुलिस का रोल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, उसके बाद डिफेंस लॉयर और उसके बाद जज, यानी इन जो है 4 का हमने यानी देखा है। तो हम उसको आगे समझते हैं कि ये लोग क्या है, कौन है। अगर पुलिस का तो आपने देखा ही है, प्रोसिक्यूटर जो उसमें बीच में इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हैं। उसके बाद डिफेंस लॉयर यानी अपने डिफेंस के लिए एक लॉयर को वो हायर करते हैं डिफेंस, जो कि वहाँ हमारी तरफ से वो अपना विटनेस रखता है। उसके बाद जज तो आपने देखा ही रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन इन अ क्राइम, यानी कि अगर देखा जाए तो पुलिस का क्या रोल होता है क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में। यानी कि अगर कोई क्राइम होता है प्रॉपर तो उसे जब तक पूरा तो उसे प्रूफ करना होता है ना कि इस पर ये पर्सन इनोसेंट नहीं है, क्रिमिनल यही है। तो उसी तरीके से कोई क्राइम होता है तो पुलिस का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, यानी कि पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन्वेस्टिगेशन में। सब आपने देखा ही, सबसे पहला होता ही क्या है कि कोई क्राइम होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो आती है। उसके बाद करंट का तो पहले सबसे पहले हर चीज़ में हम शॉर्ट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म फॉलो करते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉलो किया जाता है। तो यानी पुलिस उसी तरीके से करती है। फर्स्ट तो वो कोई भी सपोज दैट कोई दंगा हो जाता है तो पुलिस पहले शॉर्ट टर्म उसे यानी कि डंडा से मार करके डरा करके पूरा मैटर सॉल्व कराती, शांत कराती है पूरा। उसके बाद लोगों की बातें समझती है, हो सकता है 2-4 लोगों को ले जा करके जो है जेल में भी डाल देती है। उसके बाद थोड़ा माहौल ठंडा होने के बाद वहाँ पर पूछताछ करती है क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद फिर जब पता चलता है तो अगर केस भेजने लायक यानी सुप्रीम यानी कोर्ट में भेजने लायक या तुरंत के लिए सॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें करके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करके शांति बना देती है। इस तरीके से रोल पुलिस भी प्ले करती है। तो हम आगे बात करें यहाँ पर तो an investigation include recording statement of the witness and collecting different kind of the evidence, यानी कि उसके बाद पुलिस जैसा कि मैंने आपको बताया उसके बाद वो जो है कुछ एविडेंस कलेक्ट करती है डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि उस टाइम के क्या कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें। आगे हम बात कर ले तो ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के उसमें जो है आधार पर उसे कुछ ओपिनियन की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि पुलिस की तरफ से भी पूछा जाता है कि आपने उस टाइम पे करंट टाइम में क्या देखा, वो सारी चीज़ें। आगे हम बात कर ले तो इफ़ द पुलिस थिंक दैट एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, यानी कि करंट टाइम का कंडीशन सबसे पहले होता है ना चार्जशीट को, जैसे मैंने बताया कि जो चार्जशीट होती है अगर पुलिस को उस मैटर बिल्कुल सीरियस लगता है तो वो एविडेंस को देखती है, उसके बाद क्रिमिनल को अक्यूज्ड को देखती है। तो उसके बाद अगर मैटर समझ नहीं आता यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है तो चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में भेजती है। तो वहाँ हम बात करें यानी चार्जशीट फाइल करती है, यानी कि चार्जशीट यानी कि उसमें पूरा मैटर लिख करके कुछ चीज़ें एविडेंस यानी कि ढूंढ करके उसके बाद उसमें लिखती है, लिख करके उसको पूरी तरीके से प्रॉपर चेक करने के बाद उसको कोर्ट में भेजती है।
आगे बात करें तो एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ये तो सारी चीज़ें हमने चैप्टर स्टार्टिंग में देखी है। गिल्टी और इनोसेंट की बात कर ले तो गिल्टी तो यानी जिसे और किसी ने क्राइम किया है वो गिल्टी हुआ। इनोसेंट यानी कि अगर जिसने क्राइम नहीं किया लेकिन उस पर इम्पोज किया जा रहा तो इनोसेंट हुआ। आगे हम बात कर लें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। यानी पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है यानी कि उसका जो ड्यूटी है वो ह्यूमन राइट के जो है अगेंस्ट नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात वो रिस्पेक्ट में जो है फुल रिस्पेक्ट और लॉ के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यानी कि जो है जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत लोगों को मारती भी है, कस्टोडियल डेथ हो जाती है इसमें। यानी कि कोई भी जो है अगर वो क्रिमिनल या इनोसेंट भी होता है, मैक्सिमम तो आपने मूवीज़ में देखा इनोसेंट को ही जेल के अंदर जो है यानी पीछे उसमें पुलिस मार मार करके उसे मतलब एक तरीके से अधमरा ही कर देती है उसी में ही। तो वो सारी चीज़ें अगेंस्ट है ये लॉ के, यानी कि लॉ के साथ जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉज हैं उसके अंडर में ही वो सारा इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई भी रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं करती, यानी कि अगर जिससे कोई भी ह्यूमन के राइट्स जो है उसे वायलेट होता है ऐसी सारी चीज़ें नहीं करती है। लेकिन आपने देखा कि वो घर में जाते हैं तो घर का पूरा नक्शा बिगाड़ देती है पुलिस, लोगों को मार पीट करके, यहाँ किसको भी गाली दे करके। सारी चीज़ें आपने देखी हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपने मूवीज़ में देखी, रियल लाइफ में नहीं देखी हैं। तो कुछ चीज़ें उसमें ये है कि उसमें कुछ ज़्यादा हाइपोथेटिकल होता है लेकिन कुछ चीज़ें रियल में होती हैं। ये उसमें सडनली सारी चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ में सडनली नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में है कि जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम बात कर ले तो Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of the arrest, detention and interrogation। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइंस भी पुलिस को देता है जो से फॉलो करने, यानी कि अरेस्ट के टाइम पे आपको कैसे रहना है, डिटेंशन और इंट्रोगेशन। यानी कि डिटेंशन यानी कि अगर किसी भी अरेस्ट करना है वो उसको कितने दिन तक अपने अंडर में रखना है, बेल पे देना है नहीं देना, वो सारी चीज़ें पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी वो अलाउ की है। आपने देखा भी है कि पुलिस जैसे कि नॉर्मल कोई केस है तो उसमें 1-2 दिन के लिए लेकर जाती है, वहाँ बेल हो जाती, चले आता, कोई मैटर नहीं है। लेकिन कोई हीनस क्राइम होता है तो उसमें भी पुलिस उठा ले जाती है, उसमें हो सकता है कि बेल भी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो पुलिस अपने अंडर में करती है, तो काफ़ी हद तक अब सही हो गया है। कुछ चीज़ें रियल में भी होती है, कुछ चीज़ें नहीं। आपको ये नहीं करना है कि पुलिस के अगेंस्ट आपको बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाना कि बहुत ज़्यादा पुलिस ख़राब है, ऐसा नहीं है। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो काम अच्छा करती है। बेसिकली कहीं-कहीं होता है, कुछ जगह तो कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है कि क्या सही है मेरी तरफ से, क्या उसकी तरफ से सही है, वो सारी चीज़ें आपको फोकस करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब वो दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा हो तो किसी को मारने का अधिकार नहीं पुलिस को। जो पीटती है उसमें कस्टोडियल डेथ हो जाती है, इसमें आपने देखा कस्टडी में लेकर के भी मारती है, वो सारी चीज़ें उसका नहीं है। उसके साथ साथ जो मूवीज़ में आपने देखा प्रॉपर मूवीज़ का ही मैं बता रही हूँ, उसमें आपने प्रॉपर ही देखा होगा कि इसको पुलिस मारती भी है, उसके साथ उसको टॉर्चर भी करती है, परेशान करती है, ये सारी चीज़ें, तो उसको अलाउ नहीं है ऐसा करना। दे कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट ऑन द पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंस। यानी पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं उसको पनिश करने का, बस उसको यही है कि अपनी कस्टडी में रख लेते हैं, यानी कि तुरंत का जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है मैंने बताया कि वो इफेक्ट ना पड़े, यानी कि शॉर्ट टर्म में मैटर थोड़ा सा सॉल्व हो जाए और ठंडा हो जाए। आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 जो कहता है, यानी कि सारी चीज़ें जो अरेस्ट के अगेंस्ट में है, क्या सही है क्या गलत है, उन सब सारी चीज़ों पे आर्टिकल 22 यानी कि जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमें क्या क्या बताता है। तो क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। यानी आर्टिकल 32 लोगों को कुछ ये राइट्स देता है, अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो उसके अंडर में क्या क्या करते हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। यानी कि कोई पर्सन अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसका पूरा जानने का ये अधिकार है कि यानी कि वो किस केस से जो है अरेस्ट हो रहा है। फर्स्ट तो ये है। सेकेंड पे हम बात करें, यानी कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो है सबसे पहले अगर पुलिस जाती है किसी वाले हीरो के घर में, उससे कहती है कि आपको अरेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले कहते हैं कि वारंट लाओ, वारंट कहाँ है मेरा वारंट। तो वारंट में यानी लिखा होता है कि आपको इसलिए जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है।
और पूछती भी है कि मुझे किस बेस पे अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको जानने का अधिकार है। नेक्स्ट बात करें तो राइट टू प्रेजेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि 24 आवर, यानी कि जो आपको अरेस्ट करके ले जाएगी तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपने कस्टडी में नहीं रखेगी। उसके पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के, यानी किसी भी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी आपको पेश करेगी। वहाँ आपको बात यानी बताई जाएगी कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, तो उन सारी चीज़ों पे क्या एक्शन लिया जाएगा। थर्ड हम बात करें तो राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, यानी कि किसी भी उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा या उसको परेशान नहीं किया जाएगा अपने कस्टडी में। यानी कि जो पुलिस जब कस्टडी में रखती है यानी 24 आवर्स में, तो जो है वहाँ पर अब किसी तरीके से आपको परेशान नहीं किया जाएगा। यानी जो भी अक्यूज्ड होगा उसको प्रॉपर नॉर्मल रखा जाएगा। उसके बाद उसको सीधे वहाँ पुलिस में, यानी जो भी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी हो, वहाँ पर ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने जो है पुलिस को पेश करना, ये उसकी ड्यूटी है और हमारा राइट है। आगे हम बात करें तो कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज, यानी कि पुलिस कस्टडी में किसी को भी अपने लिए कोई भी, यानी कि एविडेंस यूज़ नहीं करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। कि ये नहीं कि वो अपने लिए ही, यानी कि वो करे, कह सकते हैं ना, एविडेंस सेल्फ अक्यूज किया जाता है कि आप सेल्फ केस में अगेंस्ट आप वो करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने केस किया है, वो सारी चीज़ें तो वो करने का अधिकार नहीं है। आपने जैसे मूवीज़ में देखा होगा, या 24 आवर्स वाली मैं बात करूँ तो उसमें कस्टडी का जो भी लिया जाता है उसमें जो वो क्या कहते हैं, आने जाने का टाइम होता है, उसे कनेक्ट नहीं, मतलब उसे काउंट नहीं किया जाता है एक तरीके से। यानी कि सपोज दैट किसी भी उसको क्रिमिनल को, यानी कि किसी भी अक्यूज्ड को जो है, सपोज दैट दूसरे स्टेट में पकड़ा गया और इस स्टेट में आते आते 2 दिन का टाइम है, तो वो 2 दिन नहीं वो करेक्ट, यानी कि काउंट किया जाएगा। सिर्फ प्रॉपर वहाँ अगर 4 टाइम पे आपको 4 AM पे पकड़ा गया है, तो उसके बाद उसको छोड़ करके यहाँ पर जितने टाइम आपको कस्टडी में ला करके रखा जाएगा, उतनी टाइम से दूसरे दिन का उतने टाइम, यानी 24 आवर्स उतने टाइम से जो है काउंट किया जाएगा। ना कि कहीं की जो भी हम यात्रा करके आते हैं, यानी लंबा टाइम जो एक ट्रेवल करके आते हैं, उसे नहीं किया जाएगा जो काउंट। तो इस तरीके से है। और लास्ट एक राइट और भी दिया जाता है, जिसमें 15 ईयर्स से कम एज का बच्चा हो या कोई वीमेन हो, उसको ज़बरदस्ती वाली पुलिस स्टेशन में ला करके उसमें जो है, यानी कि वो विटनेस के लिए नहीं उसे किया जाएगा, कि उसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि कोई वीमेन है या कोई जो है 15 साल से कम एज का बच्चा है, तो उसे ज़बरदस्ती, यानी कि उसमें पुलिस स्टेशन में ला करके पूछताछ करे, ऐसा भी राइट नहीं है। यानी ये हम लोग का राइट है कि जो वहाँ ज़बरदस्ती हमको नहीं ले जा सकते। तो यहाँ हम बात कर ले थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन। नहीं, किस पर्सन के साथ कहता है, यानी बिहेव करना चाहिए अरेस्ट के बाद, इंट्रोगेशन, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा हम बात कर लें यहाँ। तो पुलिस ऑफिसर्स हु कैरी आउट द अरेस्ट ऑन इंट्रोगेशन should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation, यानी कि अगर कोई भी एविडेंस ले जाया जाता है तो वो बिल्कुल, यानी जो भी लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है वियर क्लियर, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्लीन, उसकी आइडेंटिटी लिखी जाती है कि अक्यूज कैसा, क्या सारी चीज़ें उस पर। आगे हम बात कर ले मेमो ऑफ द अरेस्ट, यानी इसी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके यानी कि रिलेटिव, यानी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म भी करना ज़रूरी है। उसके साथ हम बात करें तो जो है यहाँ पर 8 to 12 आवर्स अरेस्ट, यानी कि हाँ कहाँ गए, लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम प्लेस ऑफ द अरेस्ट, वेन्यू एंड कस्टडी, जो कि मैंने आपको बताया काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको ले जा करके वहाँ, मतलब आपके 8 से 12 आवर्स में अपने रिलेटिव को, आपके रिलेटिव को वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और जो ट्रेवलिंग टाइम पीरियड है उसको नहीं काउंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें टाइमलाइंस है, कुछ मतलब गाइडलाइंस है, उनको बताया गया है। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस कैन बिगिन दियर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम, यानी जो रजिस्टर्ड किया जाता है, जो करंट टाइम का क्राइम होता है, इसमें कोई पर्सन जा करके बताता है ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस उससे रजिस्टर्ड करती है। उसको कहा गया द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ अ कंपलसरी फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर ऑन FIR व्हेनेवर द पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कोई भी ऑफेंस होता है सबसे पहले FIR जरूरी है, उसकी ड्यूटी है करना, कि कोई भी पर्सन जा करके उसको बताएगा तो वो FIR दर्ज करेगा, यानी रजिस्टर्ड करेगा सबसे पहले। उसके आगे बात करें तो द इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन
टू द पुलिस इंटायर इधर ओरली और राइटिंग, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन कोई लिखित भी दे सकता है और जाकर के बता भी सकता है इन्फॉर्मेशन। ये जरूरी नहीं है कि लिखित ही हो, ऐसा नहीं। आगे हम बात कर ले तो UFIR यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्स ऑफ द बेसिक फैक्ट ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, यानी कि वो सारी चीज़ें बताता है उस टाइम इवेंट क्या था, क्यों हुआ, सारी चीज़ें जो भी जिसको समझ में आती है वो बताता है कि ये सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट हुई हैं, ऐसा ऐसा हुआ, सारी चीज़ें वो पूरा इवेंट बताता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें लिख ली जाती हैं। कंप्लेंट आल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस, यानी वो FIR में कोई पैसे नहीं लगते, पुलिस को कोई लेना कुछ भी नहीं अलाउड है, वो फ्री होता है, वो जाकर के FIR करना कंपलसरी होता है। यानी कि कोई भी इवेंट होता है, यानी कि कोई ऐसा मिस इवेंट हो गया, यानी कि आप जानते ही हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज पब्लिक रॉन्ग what is meant that the considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole। हम बात करें तो यहाँ जो है अगर कोई भी क्राइम होता है तो पर्सनल एक पर्टिकुलर विक्टिम्स के अगेंस्ट नहीं होता, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मैं अगर बात करूँ कोई भी यानी गलत काम होता है तो सोसाइटी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ कही जा रही कि अगर यहाँ जैसे कि डाउरी केस में एक आपको इससे पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि सुधा और लक्ष्मण कुमार वाला केस था, जिसमें जो है वो सुधा को यानी डाउरी के लिए जला दिया जाता है। तो एक तरीके से सोसाइटी में बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि यानी कि लोग कहते हैं अरे उन्होंने भी तो अपनी बहू को जला दिया था। तो एक तरीके से सोसाइटी में जो है इविल्स प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें वो सोसाइटी के लिए भी क्राइम नहीं कि गलत है। आगे हम बात कर लें तो यहाँ पर इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो स्टेट के मतलब हित को प्रमोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे हम करें रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बीइंग वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट, यानी जो वहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है, यानी कि यहाँ से मैंने बताया ना कि आपको पुलिस पूरा बना करके देगी, तो वो आपको ले जाकर के कोई पुलिस आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, वो हायर करेगा तो वो जाकर के कोर्ट में अपील करेगा उसके बेस पे। तो ये सारी चीज़ें वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है। आगे हम बात करें तो प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल, यानी कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है वो और वहाँ जाकर के अपनी फाइल करता है जो है वो चार्जशीट को। आगे बात करें हीसी, यानी कोई वीमेन और मैन कोई भी हो सकता है, बेसिकली लॉयर तो लॉयर ही होता है। हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी उसका कोई पर्सनल रोल नहीं होता इन्वेस्टिगेशन में, वो जाकर के हर चीज़ें इकट्ठा नहीं करता है। और प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के बिहाफ पे करता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ his her duty to act impartially and present the full and material fact witness evidence before the court enable the court to decide the case, यानी जब केस के सामने सारी पूरा फुल एविडेंस प्रूफ यानी दिया जाता है तो पुलिस यानी पूरा उसके बेस पे डिसीजन होता है। जो भी उसे जजमेंट मिलता है विक्टिम को वो उसी जो है यानी जितने भी एविडेंस के बेस पे ही मिलता है जो है डिसीजन यानी जजमेंट। ये हो गया। अगर थोड़ा सा इस स्टोरी में ही बात कर लें तो सो टेल मी मिसेस सिंधे हाउ टू गोल्ड, यानी कि उन्होंने इनसे पूछा था तो इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई थी कि मैंने देखा कि मेरे जो गोल्ड चेन है वो गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने इनकी इन्वॉल्व में 10,000 रुपीज़ पाए, मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अपनी मेड को बताती है कि चोर है। तो उसी स्टोरी की बात है, हम यहाँ बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज, यानी अब जज का क्या रोल होता है। तो जज का रोल बात करें तो जज इज लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट, यानी जज का तो रोल आपने देखा है कि वो एक ओपन कोर्ट में यानी कोर्ट में वो होता है, वो पूरा विटनेस जो भी होते हैं एविडेंसेस जो होते हैं उसके बेस पे वो जजमेंट देता है। तो द जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, यानी कि वो सारी चीज़ें जब विटनेस को दिया जाता है उसके सामने प्रूफ किया जाता है तो द जज डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, यानी वो अक्यूज जो होता है उसको तब वो डिसाइड करता है कि गिल्टी है कि जो है ये इनोसेंट है, वही बताता है। यानी जज वो सारी चीज़ें देखता है, वो बेसिकली सबके नज़र में होती है लेकिन जज की बात तो अलग ही है। तो जो कि हमारे ऑनर भी हैं तो उनको हम करना भी नहीं करते।
तो आगे हम बात करें तो जज वानी की सारी वो विटनेस को चेक करता है, जो सही लगता है वो डिसीजन देता है। आगे हम बात करें तो बेसिस ऑफ द एविडेंस, यानी उस एविडेंस के बेसिस पे ही बताता है। आगे बात कर ले तो इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। उसी के बेस पे वो सेंटेंस भी देता है, पनिशमेंट भी देता है कि अगर आप वो इनोसेंट है तो ठीक है, अगर वो क्रिमिनल यानी गिल्टी है तो जज उसे जजमेंट यानी कि उसे जो भी सेंटेंस होता है वो भी देता है, यानी जेल दे देता है या फिर फाइन देता है, दोनों भी हो सकते हैं। जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग जज उसको जज जो है एक तरीके से पनिशमेंट देता है। यानी कि कहीं कहीं होता है कि सिर्फ फीस दे करके काम, पैसे दे करके हो जाता है काम, कहीं होता है कि सिर्फ जेल जाने से हो जाता है, कहीं कहीं दोनों लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी हो उसके तहत, यानी बीएनएस अब तो बन गया, पहले आईपीसी था अब बीएनएस बन गया है, यानी कि इंडियन पैनल कोड था पहले 1860 का वो लगता था, अब तो बीएनएस का लगने लगा है 2023 का, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 है। हाँ, उसके बेस पे दिया जाता है जजमेंट। आगे हम बात कर ले व्हाट इज द फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल की बात क्या की जाए तो लेट अस द मोमेंट इमेजिन व्हाट, यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं कि व्हाट माइट हैपेंड इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांतिस केस वेरी डिफरेंटली। यानी कि आपने कैसे डिसाइड किया, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट केस था, उस पर हम बात कर लें तो व्हाट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस द शांति, यानी वो सारी चीज़ें वही पूछता है कि अगर शांति को चार्जशीट ना मिली होती तो क्या होता। आगे हम बात कर ले तो शांति ने एक लॉयर को एक हायर किया था। तो क्वेश्चन विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच अ मिसेस सिंधे एंड इंस्टीड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट द शांति वाज द गिल्टी, यानी कि वो क्या वो पहले से डिसाइड कर चुकी थी शांति ही अक्यूज है, यानी कि क्रिमिनल है। यहाँ हम बात कर ले तो इफ़ दिस हैड हैपन देन इट वुड बी अ केस ऑफ द अनफेयर ट्रायल, यानी कि क्या एक तरीके से केस ये अनफेयर था, यानी कि उस अगर उसके भाई को वो नहीं मिली, प्रॉपर से सजा ही दी गई या फिर उसे भरने के लिए कहा गया पैसे की कंपनसेशन आपको दे, तो एक तरीके से वो तो जस्टिस नहीं हुआ ना। जस्टिस तो तभी होगा जब पर्सन ने, अगर वो गिल्टी है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा तभी होगा। आगे हम बात कर ले तो दिस इज बिकॉज फॉर द ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैव टू बी ऑब्जर्व। आर्टिकल 21 की बात कर ले यहाँ पर, अगर किसी भी पर्सन को फेयर ट्रायल नहीं मिलता है यानी सही न्याय नहीं मिलता है तो आर्टिकल 21 तो वो यानी कि आर्टिकल 21 का एक तरीके से वायलेशन होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 21 बात कर ले तो वो उसमें बहुत सारे राइट्स हमें मिले हैं, तो राइट टू लाइफ है, यानी कि जो भी जीवन जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे अधिकार इसी में दिए गए हैं। टू लाइफ यानी जो भी आपको लाइफ में जो भी जीवन यानी जीवन जीने के लिए एक सिंपल सी लाइफ जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें दिए जाते हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो हम यहाँ बात कर लें तो हम आर्टिकल 21 की थोड़ा सा बात कर लें तो शांति was given a copy of the charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her, यानी कि जो भी चार्ज शीट थी उसने जो है इसको एविडेंस के तौर पे दिया, यानी अपने अगेंस्ट, यानी जो भी उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस थे उसके अगेंस्ट, यानी उन्होंने जो भी यानी चार्ज शीट एक तरीके से फाइल करवाई। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो शांति वाज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ दैट वाज डिफाइंड एज अ क्रिमिनल इन लॉ, यानी कि शांति के उस पर मतलब शांति को एक तरीके से क्रिमिनल ही ठहराया गया उसके बेस पे लॉ के अंदर। तो द ट्रायल वाज हेल्ड ऑन ओपन कोर्ट, यानी जो भी उसको ट्रायल मिला वो इन ओपन कोर्ट में पब्लिक व्यू के तहत अगर बात करें तो हर प्रदर्शनशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग, यानी कि वो वहाँ पर गया, यानी कि कोर्ट को उसने अटेंड किया, यानी सुशील को एक तरीके से अक्यूज किया गया था उसकी बहन के को हटा करके। उसके आगे बात करें तो ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। शांति वाज डिफेंडेड बाय ए लॉयर। Shanti's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense, यानी कि ये स्टोरी ये कह रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि शांति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, बट जो है शांति को हटा करके उसके भाई ने अपना ले लिया कि मतलब मैं डिफेंड करूँगा, मतलब मैं जाकर के जेल में हूँ तो मुझे डिफेंड करना। तो वहाँ पर तो शांति एक लॉयर को हायर करती हैं।
तो उसके बाद जो है शांति को एविडेंस यानी कि एक दिया जाता है क्रॉस एग्जामाइन, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने अगेंस्ट कोई भी खिलाफ लाइए जो कि जो है इसे सपोर्ट ना करते हो, ये सपोर्ट करते हो कि आपने चोरी नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम बात कर रहे हैं तो ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ डेथ अगेंस्ट शांति, द जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, यानी जब सारी चीज़ें वो हो जाती हैं तो पता चलता है कि वो इनोसेंट है। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रिजनेबल डाउट एंड शांति वॉज गिल्टी इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो, यानी जो भी प्रोसिक्यूशन किए गए हैं अगर जज ने यानी कि उसको अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो उसको एक तरीके से गिल्टी प्रूफ किया जाता है, और जो भी उसने विटनेस दिए थे वो सारे फेल हो जाते हैं। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट दैट जस्ट डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कि यहाँ पर एक कह रहा है, इसके कहने का मतलब है कि कोर्ट ने शांति का वो सारी चीज़ें नहीं देखी क्या है सही क्या गलत, उसने सिर्फ एविडेंस के तौर पर उसे अक्यूज दे दिया, यानी कि वो एक तरीके से गिल्टी उसे साबित कर दिया पर जो है कोर्ट ने उसको एविडेंस के बेसिस पे। और आगे बात कर ले तो जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन एंड शांति वाज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वाज अ पुअर मेड सर्वेंट, यानी कि यहाँ पर यही कह रहा कि जज ने जो है कंक्लूजन पे नहीं देखा क्या इसका रिजल्ट होगा, और सिर्फ उसको इस बेस पे जो है गिल्टी इम्पोज कर दिया कि वो एक तरीके से पुअर मेड वर्कर थी, यानी कि मेड वर्कर थी यानी गरीब थी। आगे हम बात करें तो इंस्टेड द जज रिमेंड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड that some young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. यानी फिर कंटिन्यूटली ये सारी चीज़ें हुई तो पता चला लास्ट में जो है जज ने उसे फेयर ट्रायल दिया, उसको छोड़ दिया। तो यानी से पता चलता है कि फेयर ट्रायल का मतलब है कि अगर कोई गिल्टी नहीं है तो उसको जो है इनोसेंट है तो उसको इनोसेंट प्रूफ किया जाए और इनोसेंट के तहत उसको छोड़ा जाए, यानी कि कहते नहीं आपको उसमें लंबा केस भी चलता है पुलिस जो है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट लास्ट में कहती है कि मैं इस अक्यूज को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई प्रॉपर, ये जो है प्रूफ हुआ कि यानी वो उसने चोरी नहीं की थी। अब थोड़ा सा हम इसके कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। The Constitution and the law both states that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in the proper manner, यानी कि इस मैनर में हमने लॉ एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के उसका एक तरीके से इंटरचेंजेबल देखा, यानी कि एक दूसरे का पूरक देखा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, बट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चीज़ें लिखी गई हैं उसी के बेस पे लॉज भी बनाए जाते हैं, यानी कि वहाँ बात करें उसके आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट दे आल नीड टू वर्क टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास कास्ट जेंडर रिलीजियस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड गेट्स अ फेयर ट्रायल व्हेन अक्यूज, यानी कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो उसमें विदाउट एनी जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को हटा करके फेयर ट्रायल देना एक तरीके से राइट है। उसमें कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखते, जाति धर्म अता पता जो भी है, सिर्फ आप अक्यूज हैं तो आपको उसके बेसिस से पनिशमेंट दिया जाएगा, अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको प्रूफ वो किया जाएगा। आगे हम बात कर ले जैसे कि आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल बिफोर लॉ, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, उसमें किसी के साथ कोई भी दुर्भावना नहीं है। कहीं कुछ एक्सेप्शन है ऐसा भी नहीं है, फिर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं क्यों, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है, वहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पे आप देखेंगे तो वो कंडीशन है भी। तो थोड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इक्वलिटी पे बात करेंगे। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ would not make much sense if every citizen were not guaranteed in fair trial by the constitution, यानी कि ये वही आर्टिकल 14 की बात करता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लिख दे थोड़ा सा, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, उसके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, उसको उसके बेस पे यानी कि जो भी क्राइम उसने किया है, जो भी उसके तहत जो भी होता है वो सारी चीज़ें उसको मिलती हैं।
थोड़ा सा वहाँ पर इक्विटी कहेंगे, यानी कि जैसे कि आप कुछ एक्सेप्शन कहेंगे। एक्सेप्शन में होता है कि कुछ लोग विकलांग होते हैं, तो ये तो हो सकता है कि उनको वो सारी चीज़ें ना मिले, तो वो थोड़ा-सा फैकल्टी दी जाती है। और जैसे कि सपोज़ आपको कोई एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि एक लेडी है और सपोज़ दैट वो प्रेग्नेंट है, तो उसको कुछ दिन बाद उतनी टाइम फांसी की सज़ा हो भी गई है सपोज़ दैट, तो उसको फांसी की सज़ा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें रट करके बैठ जाए, नहीं तो इनके साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ भी होना चाहिए। वो सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस, यानी कि डिपेंड करती है एक ड्यू प्रोसेस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे है कि ड्यू प्रोसेस, यानी जो एस्टेब्लिश ऑफ द लॉ, यानी कि जो लॉ है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट करते हैं, ना कि एक तरीके से पहले से ही जो कि लिख दिया गया है वही सारी चीज़ें हैं। यानी पहले तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, यानी कि जो भी वो लॉज बनाए गए हैं उसके तहत ही हम पहले वो यानी पनिशमेंट दिया जाता था। अब तो ड्यू प्रोसेस लॉ हो गया है। ड्यू प्रोसेस बाय द लॉ मतलब कि जो कंडीशन है, कुछ कंडीशन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, तो कोई जो है यानी कि सबको फेयर ट्रायल मिलेगा, नहीं तो इसे जैसे कि मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी थी मचाल लालूम की, जो कि शायद सिक्किम का था, ऐसे कुछ करके था। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 25 एज में ही उसने छोटा सा क्राइम क्या किया था, कुछ ऐसे युद्ध लड़ाई हुई थी और उसने से किसी को मारा था, उससे थोड़ा सा घायल हो गया था। उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उसके बाद वो 54 ईयर्स आफ्टर उसको जो है बेल मिली, जबकि इतनी छोटी से उसकी क्राइम की इतनी छोटी सी सज़ा होती जिसका उसने 54 ईयर्स तक जेल में ही अपने बिता दिए। तो एक तरीके से ये गलत ही है, तो वहाँ फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो और एक और आपके साथ शेयर कर दूँ, जस्टिस डिले ऐसा कुछ करके है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी कि वो अगर न्याय भी मिला और लेट में मिला तो उस न्याय से क्या फ़ायदा। जैसे कि आपने ये निर्भया वाला केस देखा होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स ऐसा कुछ, यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। यानी इतना लंबा अगर कोई केस होता है तब तक क्रिमिनल भी हो सकता है मर जाए, कोई हो सकता है जज मर जाए, या जो भी उस न्याय को मांगने वाले हों वो मर जाए। तो इस तरीके से केसेस होते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसका सॉल्यूशन के साथ साथ उसको थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। हो आई होप आप लोग ने इस चैप्टर के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। और हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी यानी चैप्टर से रिलेटेड हैं, या कोई पर्सनल है, या आपको सिलेबस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, जहाँ भी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लेकर आते रहें।